हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने इम्यूनोलॉजी का ऑलमोस्ट पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट जान लेना रिसर्च या डायग्नोसिस के लिए काफ़ी नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि अगर डॉक्टर को पता लगाना हो कि पेशेंट के ब्लड में HIV एंटीबॉडीज़ है या नहीं, या किसी हार्मोन की क्वांटिटी मेज़र करनी हो, प्रोटीन मेज़र करना हो, तो वो कैसे करेगा? इसी का आंसर आता है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स में। इन टेक्निक्स का बेसिक प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम होता है, स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। बस हर टेक्निक का ऑब्जेक्टिव और मेथड अलग अलग होती है। आज हम इन्हीं टेक्निक्स को कवर करेंगे, तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये इम्यूनोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक है। एलाइजा का यूज़ किसी सैंपल में एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट और क्वांटिफाई करना होता है, यानी इस टेक्निक में कोई एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी पता लग जाती है। एलाइजा कम्प्लीटली एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी पर बेस्ड है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम अटैच होता है। जब एंजाइम के सामने उसका सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है तो कलर डेवलप हो जाता है, और जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ज़्यादा टारगेट होगा। यही एलाइजा का कोर प्रिंसिपल है। इमेजिन एक प्लास्टिक की प्लेट है। सबसे पहले उस प्लेट की सरफेस पर एंटीजन या एंटीबॉडी को कोट किया जाता है। अब पेशेंट का सैंपल ऐड किया जाता है। अगर टारगेट प्रेजेंट होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हो जाएगी और वॉशिंग की जाती है। उसके बाद में एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है। फिर एक बार और वॉशिंग होती है, और अब सबस्ट्रेट ऐड करते ही एंजाइम रिएक्शन स्टार्ट करने लगता है और कलर डेवलप हो जाता है। मशीन कलर इंटेंसिटी को मेज़र करती है और इसी इंटेंसिटी से कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया जाता है। एग्ज़ाम में मेनली 4 टाइप की एलाइजा पूछी जाती है। डायरेक्ट एलाइजा, जहाँ पर एंटीजन प्लेट पर फिक्स्ड है, सिर्फ एक एंजाइम लेबल प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ होती है और ये सबसे फास्ट टेक्निक है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी कम होती है। दूसरी आती है इनडायरेक्ट एलाइजा। ये सबसे कॉमन है। प्लेट पर एंटीजन फिक्स्ड है, पेशेंट की प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करती है, उसके बाद में एंजाइम लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करती है और सेकेंडरी एंटीबॉडी सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। इसी वजह से सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, और HIV एंटीबॉडी स्क्रीनिंग का ये बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड इज सैंडविच एलाइजा। ये CSIR नेट का फेवरेट टॉपिक है। प्लेट पर कैप्चर एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट होती है, उसके बाद एंटीजन बाइंड करता है, फिर एंजाइम लेबल डिटेक्शन एंटीबॉडी बाइंड करती है और टारगेट 2 एंटीबॉडीज़ के बीच सैंडविच बन जाता है। इसी वजह से इसका नाम है सैंडविच एलाइजा। ये वाली टेक्निक हाईली स्पेसिफिक एंड हाईली सेंसिटिव है। यहाँ पर हार्मोन्स और साइटोकाइंस डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक बहुत यूज़ होती है। फिर है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। सैंपल एंटीजन और लेबल्ड एंटीजन कंपटीशन करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितना एंटीजन ज़्यादा होगा उतना कलर कम डेवलप होगा। ये इसका एक इन्वर्स रिलेशन है, तो इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना। एलाइजा का यूज़ HIV स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस टेस्टिंग, हार्मोन एस्टिमेशन, साइटोकाइन मेजरमेंट एंड वैक्सीन एंटीबॉडी रिस्पांस के लिए रिसर्च लेबोरेटरी में यूज़ होता है। अब मान लो एलाइजा पॉजिटिव आ गई, पर इसका डायग्नोस्टिक इमीडिएट नहीं होता, पहले इसे कंफर्म किया जाता है। कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। वेस्टर्न ब्लॉट में स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें पहले प्रोटीन को साइज़ के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है, उसके बाद एंटीबॉडी की हेल्प से टारगेट प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले प्रोटीन्स को SDS पेज की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। SDS प्रोटीन्स को नेगेटिव चार्ज देता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। स्मॉल प्रोटीन जल्दी मूव करते हैं और लार्ज प्रोटीन्स धीरे धीरे। इसके बाद प्रोटीन्स को जेल से नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस चीज़ का नाम था वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब मेम्ब्रेन को ब्लॉकिंग सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को रोकता है। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो कि टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है, और सबस्ट्रेट ऐड करते ही कलर्ड बैंड डेवलप हो जाता है। जहाँ बैंड दिखे वहीं टारगेट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वेस्टर्न ब्लॉट का यूज़ HIV कन्फर्मेशन, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, मॉलिक्यूलर वेट एस्टिमेशन एंड रिसर्च में होता है। एलाइजा जनरली स्क्रीनिंग के लिए था, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेशन के लिए। अब कभी कभी साइंटिस्ट को प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं, उसकी लोकेशन देखनी होती है कि प्रोटीन किस सेल के न्यूक्लियस में है, या मेम्ब्रेन पर है, या साइटोप्लाज्म में।
इससे बताने के लिए यूज़ होती है इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक। एंटीबॉडी के साथ फ्लोरोसेंट डाई अटैच होती है। ये डाई यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती है और विजिबल लाइट को इमिट करती है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में टारगेट ग्लोइंग दिखता है। इसमें दो डाइज है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस, यहाँ सिर्फ एक फ्लोरोसेंस लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ होती है और ये फास्ट मेथड है, लेकिन इसका सिग्नल कंपैरेटिवली वीक होता है। दूसरी है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस, यहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी पहले बाइंड करती है, उसके बाद फ्लोरोसेंट लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करती है। एक प्राइमरी के साथ में मल्टीपल सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है, जिसके कारण सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, इसीलिए ये वाली ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब सवाल ये है कि अगर किसी ब्लड सैंपल में लाखों सेल्स हैं और हमें सिर्फ CD4 T सेल्स काउंट करनी है या सिर्फ कैंसर को आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सी टेक्निक यूज़ होगी? यहीं से स्टार्ट होती है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो एक एक सेल को इंडिविजुअली एनालाइज करती है। ये सेल का साइज़, ग्रैन्युलिटी, सरफेस मार्कर, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी सब कुछ ही सेकंड्स में मेज़र कर सकती है। इसी वजह से ये इम्यूनोलॉजी की सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है। सबसे पहले सेल को फ्लोरोसेंट लेबल एंटीबॉडी के साथ में इंक्यूबेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें CD4 सेल डिटेक्ट करनी है तो एंटी CD4 फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। अब सेल मशीन के अंदर एक एक करके पास करते रहते हैं। लेज़र बीम हर सेल पर पड़ती है। सेल से दो तरह के सिग्नल्स मिलते हैं। पहला, फॉरवर्ड स्कैटर सिग्नल, ये सेल के साइज़ को बताता है। बड़ा सेल रहेगा तो हाई FSC मिलेगा और छोटा रहेगा तो लो। और सेकंड आता है साइड स्कैटर, ये सेल के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी या ग्रैन्यूल्स को बताता है। ग्रैन्युलोसाइट्स में हाई SSC रहेगा एंड लिम्फोसाइट्स में लो। अगर सेल के ऊपर CD4 मार्कर है तो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी बाइंड करेगी और लेज़र को एक्साइट करेगी। मशीन फ्लोरोसेंस डिटेक्ट करती है, इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितनी CD4 सेल्स प्रेजेंट है। फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ CD4 काउंटिंग, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के डायग्नोसिस में, सेल साइकिल और स्टेम सेल के एनालिसिस में होता है। फ्लो साइटोमेट्री सिर्फ सेल्स को एनालाइज करती है, लेकिन अगर हमें सिर्फ CD4 सेल्स को अलग कलेक्ट करके भी निकालना हो तो उसके लिए यूज़ होता है FACS, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। ये सेल सॉर्टिंग का ही एडवांस वर्जन है। मशीन फ्लोरोसेंट सेल को आइडेंटिफाई करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज देती है और उन्हें अलग कलेक्शन ट्यूब में सॉर्ट कर देती है। यानी फ्लो साइटोमेट्री एनालिसिस के लिए और FACS एनालिसिस और सॉर्टिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। नॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत सारे B सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ भी बनती है, इन्हें बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। लेकिन रिसर्च और डायग्नोस्टिक के लिए हमें एक ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए होती है, उसे ही बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये सिर्फ एक इपिटॉप को रिकॉग्नाइज करती है जो हाईली स्पेसिफिक हो और हाईली रिप्रोड्यूसिबल भी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए नोबेल प्राइज़ विनिंग टेक्निक यूज़ होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये जॉर्ज कॉलर और सीजर मिल्स्टन ने डेवलप करी थी। सबसे पहले माउस को डिज़ायर्ड एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है, उसके स्प्लीन से B सेल्स को आइसोलेट किया जाता है। ये B सेल्स एंटीबॉडी को बनाती हैं, लेकिन लैब में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाती। दूसरी तरफ माइलोमा सेल्स इमॉर्टल होती है, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती। अब B सेल और माइलोमा सेल्स को फ्यूज़ किया जाता है। फ्यूज़न के बाद जो सेल बनती है उन्हें ही बोलते हैं हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा के पास दोनों क्वालिटीज़ होती है, अनलिमिटेड डिवीजन भी और स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी। इसी हाइब्रिडोमा कल्चर को कल्चर करके अनलिमिटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है। इनका यूज़ एलाइजा, फ्लो साइटोमेट्री, कैंसर थेरेपी, प्रेगनेंसी टेस्ट एंड ऑटोइम्यून डिसीज़ के डायग्नोस्टिक में यूज़ किया जाता है। कभी कभी किसी प्रोटीन को सॉल्यूशन से आइसोलेट भी करना होता है, तब यूज़ होता है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। इस टेक्निक में टारगेट प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ऐड की जाती है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। प्रोटीन बीट्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स को प्रेसिपिटेट हो जाता है और इजीली आइसोलेट किया जा सकता है। कोई इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का ही एडवांस वर्जन है। अगर दो प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक प्रोटीन को पुल डाउन करने पर दूसरा भी साथ आ जाता है। इस टेक्निक का यूज़ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इम्यूनोडिफ्यूजन की। ये रिलेटिवली ओल्ड टेक्निक है, लेकिन एग्जाम में अभी भी पूछी जाती है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी अगार जेल में डिफ्यूज़ करें और करेक्ट प्रपोर्शन में मिल जाए तो वाइट प्रेसिपिटिन लाइन बन जाती है।
इसी प्रिंसिपल पर इम्यूनो डिफ्यूजन बेस्ड है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिफ्यूज़ करते हैं। प्रेसिपिटेशन लाइन फॉर्मेशन एंटीजन सिमिलरिटी को कंपेयर करी जाती है। इसमें ऑक्टेलोनी डबल डिफ्यूजन टेस्ट लगता है। दूसरा आता है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। यहाँ एंटीबॉडी जेल में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होती है और एंटीजन को डिफ्यूज़ करवाया जाता है। रिंग का डायमीटर एंटीजन कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शनल होता है, जिससे कंसंट्रेशन का पता चलता है। इसी के साथ हमारी इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट भी यहीं एंड होती है। अभी तक हमने मिलकर CSIR नेट लाइफ साइंस के 5 सबसे इम्पॉर्टेंट हाई वेटेज यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी। ये वही यूनिट्स है जहाँ से हर साल कंसिस्टेंटली अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इन्हीं टॉपिक्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड करना आपको एग्ज़ाम में एक टॉप रैंक दिलवा सकती है। तो अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। इस स्टेज पर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अब नए टॉपिक्स के पीछे मत भागिए। अगर आज आप एक नया चैप्टर शुरू करेंगे तो ना वो अच्छे से याद होगा और ना पहले से पढ़ा हुआ रिवाइज हो पाएगा। इसलिए एक बेटर स्ट्रेटेजी यही होती है कि जो आप पढ़ चुके हैं उसी को इतना स्ट्रांग बना लो कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी आने वाले 2 दिन में आप सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना। सबसे पहले तो रैपिडली थ्योरी को रिवाइज कर लेना, देन PYQ लगाना और टॉपिक वाइज MCQ भी लगाना। हर गलत क्वेश्चन को दोबारा समझना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सीखा हुआ एक कॉन्सेप्ट कई नए टॉपिक्स पढ़ने से ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और याद रखना, CSIR नेट सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये रिवीजन का भी एग्ज़ाम है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और उनकी मल्टीपल रिवीजन हो चुकी है तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मैनेजेबल लगते हैं। साथ ही सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो आप नए टॉपिक्स पर फोकस मत करिए। आप जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है जैसे जेनेटिक और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इनके अगर 3 टॉपिक भी कर लेंगे ना तो एग्ज़ाम के लिए टू द इनफ है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। अगर आपने शुरू से अभी तक सारे वीडियोस देखे हैं तो आपने ऑलरेडी CSIR नेट के लिए हाई यील्ड टॉपिक तो कवर कर लिए हैं। बस अब खुद पर थोड़ा ट्रस्ट करिए, पैनिक मत करिए और अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस रखिए। आई विश कि आपका CSIR नेट JRF इस बार अचीव हो जाए। एंड गाइस, thank you so much for being the part of this complete podcast series. All the very best for your exam. मिलते हैं रिजल्ट के बाद। बाय बाय।